नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 19 है उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 19 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्राम समाज व विकास के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको जवाब देना है कि वह कोना जहां खेत की दो मेढ़ें मिलती हैं क्या कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो जहां पर खेत की दो मेढ़ें मिलती हैं उस कोने को हम क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उस कोने को कहा जाता है दो मेढ़ा। इस प्रकार से लिखाएगा आपका दो मेढ़ा। तो खेत की जहां पर दो मेढ़ें आपस में मिलती हैं उसको हम दो मेढ़ा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आप यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जहां पर खेत की चार मेढ़ें यानी कि जहां पर वह कोना जहां पर खेतों की चार मेढ़ें मिलती है उसको हम कहते हैं चौमेढ़ा। इसे भी आप याद रखिएगा, जहां पर खेतों की चारों मेढ़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं चौमेढ़ा। और वह कोना जहां पर खेतों की तीन मेढ़ें मिलती हैं उसको हम कहते हैं सेह मेढ़ा। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वह कोना जहां खेत की दो मेढ़ें मिलती है उसको हम कहते हैं दो मेढ़ा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक एयर में कितने वर्ग मीटर होता है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक एयर में कितने वर्ग मीटर होता है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपका होने वाला है 100 वर्ग मीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एयर में आपका 100 वर्ग मीटर होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली सही है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। जो आपके भूमि और वर्ग माप के मेजरमेंट हैं उन वे भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि भूमि मापन सर्वेक्षण की जो इकाइयाँ हैं आपसे पूछी जाएंगी। तो 1 से 2 प्रश्न मैं प्रत्येक वीडियो में ऐसे रखता हूं जो आपकी भू मापन सर्वेक्षण से रिलेटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके उतना जो मापन की विधियां हैं और मापन की इकाइयां हैं उनको तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पक्का बीघा में कितने वर्ग मीटर होता है आपसे पूछा जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपका जो एक पक्का बीघा होता है इसमें कितने वर्ग मीटर होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है 2529 वर्ग मीटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक पक्का बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। वहीं एक पक्का बीघा में कितने वर्ग गज होता है। तो अगर वर्ग गज पूछा होता तो 3025 वर्ग गज आपका होता है एक पक्के बीघा में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं वर्ग फुट की अगर हम बात करें तो एक पक्का बीघा में कितना वर्ग फुट होता है। तो 27,225 वर्ग फीट। कितना तो वर्ग फुट होता है आपका एक पक्का बीघा में। तो ये सारे मान आपको याद रखने। एक पक्का बीघा बराबर कितना होता है तथा एक पक्का बीघा में आपका 20 बिस्से के बराबर 20 बिस्सा होता है। तो इसे भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एक पक्का बीघा में 20 बिस्सा होता है। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पक्का बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। एक पक्का बीघा में आपका 3025 वर्ग गज होता है। एक पक्का बीघा आपके 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है। और एक पक्का बीघा आपका 20 बिस्से के बराबर होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपको बताना है कि जो 8 बीघा हो जाएगा इसमें कितने एकड़ हो जाएंगे आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा 5 एकड़ जो होता है यह आपका बराबर होता है कितने के, तो 8 बीघा के। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 8 बीघा में आपका 5 एकड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गंटरी जरीब की कुल लंबाई यहाँ पे आपसे पूछी गई है कितनी होती है। जो गंटरी जरीब होती है इसकी कुल लंबाई आपको बताना है। तो गंटरी जरीब की कुल लंबाई 132 फीट होती है। कितनी, तो 132 फीट होती है आपकी गंटरी जरीब की कुल लंबाई। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही होने वाला है 132 फीट। एक ग्राम विकास खंड में ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो एक विकास खंड जो होता है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जो जिम्मेदारी है किस पर निर्भर करती है, तो खंड विकास अधिकारी के ऊपर। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विकास खंड के जो गांव होते हैं उनके विकास की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, तो खंड विकास अधिकारी के ऊपर होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का आपको जवाब देना है, किसके समय में पटवारी का जो नाम था वो बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप। तो किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होने वाला है चौधरी चरण सिंह, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह के समय में जो पटवारी था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो लेखपाल कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चकबंदी के बाद जो एकत्रित जोतों का समूह होता है उनको हम क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, चकबंदी के बाद जो एकत्रित जोतों का समूह होता है उसको हम चक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चक। ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी का जो प्रारंभ था 1954 में कहाँ से किया गया था, आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी का जो प्रारंभ था, जो आरंभ था 1954 में किया गया था मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील से। कहाँ, तो मुजफ्फरपुर की एक तहसील थी जिसका नाम था कैराना, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील से जो है 1954 में चकबंदी का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की कैराना तहसील से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम के लिए यह है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके सामने है, तहसीलदार शब्द किस भाषा का शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, तहसीलदार शब्द जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका तहसीलदार शब्द है यह किस भाषा का शब्द है, तो यह आपको मिलेगा अरबी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और राजस्व परिषद के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो आइए इन सभी कथनों को पढ़ के उत्तर का निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो सबसे पहला कथन आपके सामने क्या दिया गया है, और राजस्व परिषद की जो स्थापना है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सन 1831 में इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में हुई थी। तो बिल्कुल ही सही कथन आपका पहला है। और 1831 में जो राजस्व परिषद था उसकी स्थापना की गई थी इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में, बिल्कुल सही कथन है। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालय का एक शीर्ष न्यायालय है, तो दूसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद राजस्व परिषद के उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 2 अनुभाग हैं और इसके इलाहाबाद कार्यालय में 19 अनुभाग हैं। तो यहाँ पे उल्टा करके दे दिया गया है, जो कि आपका सी वाला कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था कि जो प्रशासनिक कार्यालय का लखनऊ वाला अनुभाग उसमें 19 अनुभाग होते हैं और इलाहाबाद कार्यालय में टोटल 2 अनुभाग है। तो ये आपका उल्टा कथन दे दिया गया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है। इसके बाद चौथा कथन आपका क्या दिया गया है, राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। तो आपका चौथा कथन बिल्कुल सही है। जो आपका राजस्व परिषद है इसका जो मुख्यालय है आपको मिलेगा इलाहाबाद में। तो ये सारे 4 कथन थे जिनमें से आपका सी वाला कथन आपका गलत दिया गया था, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो लखनऊ का प्रशासनिक कार्यालय उसमें 19 अनुभाग आपको मिलेंगे और इसका इलाहाबाद जो कार्यालय उसमें आपको 2 अनुभाग देखने को मिलेंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक चीज आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी वाला कथन है यह राजस्व परिषद का मुख्यालय आपका इलाहाबाद जो दिया गया ये 1947-48 से पहले का यह फैक्ट है। यानी कि 1947-48 से पहले जो राजस्व परिषद का प्रशासनिक और न्यायिक शाखा थी वो दोनों एक ही जगह पर थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947-48 के बाद जो राजस्व परिषद था उसको प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के साथ अलग अलग कर दिया गया था। तो जो राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय था यह बना लखनऊ में
तो प्रशासनिक कार्यालय का मुख्यालय उस समय आपका लखनऊ में हो गया था, और सेकेंड जो बना था आपका न्यायिक कार्यालय का मुख्यालय आपका ले गया बना था आपका इलाहाबाद में। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्व परिषद के न्यायिक शाखा का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है, जिसमें कितने सदस्य होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका राजस्व परिषद का न्यायिक शाखा है लखनऊ वाली इलाहाबाद वाली, इसमें जो है टोटल कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा का जो मुख्यालय इलाहाबाद में, इसमें टोटल आपको 7 सदस्य देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे है, और निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो सितंबर 2005 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सितंबर 2005 में आपकी निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की जो शुरुआत है आपकी कब की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगस्त 2004 में जो है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अगस्त 2004 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे कुछ सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, और उनको क्रियान्वित करने वाला जो नोडल विभाग है वह दिया गया है। तो इसमें से आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला, उत्तर प्रदेश के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला दिया गया सतत विकास लक्ष्य आपका लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता किसके नोडल विभाग के अंतर्गत आता है, तो महिला कल्याण के, बिल्कुल सही है। सुरक्षित जल एवं स्वच्छता का सतत प्रबंधन, यह इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो जल शक्ति है, बिल्कुल सही है। किफ़ायती सतत और आधुनिक ऊर्जा, इसका नोडल विभाग क्या है, तो औद्योगिक विकास है, जो कि बिल्कुल गलत है। औद्योगिक विकास इसका नोडल विभाग नहीं है, इसका नोडल विभाग होना चाहिए था यहाँ पे ऊर्जा। इसके बाद उचित कार्य व आर्थिक विकास का नोडल विभाग क्या है, तो उचित कार्य एवं आर्थिक विकास का नोडल विभाग है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी कि MSME, यानी कि MSME को हम बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो ऑप्शन सी वाला जो नोडल विभाग था यहाँ पे होना चाहिए था ऊर्जा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। मिशन गंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 5 अक्टूबर 2018 को। कब, तो 5 अक्टूबर 2018 को जो भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी बछेंद्री पाल, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल के नेतृत्व में 5 अक्टूबर 2018 को हरिद्वार से मिशन गंगे अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, हरिद्वार से। अगला प्रश्न आपके सामने है, सारथी संध्या वाहिनी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो सारथी संध्या वाहिनी योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2019 में। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 10 फरवरी 2019 को, ये डेट आप याद कर लीजिएगा। 10 फरवरी 2019 को जो इसकी शुरुआत की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। यह जो आपकी सारथी संध्या वाहिनी है, यह राज्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस वाहिनी का जो उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है, तो आपको पता होगा देश का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खोला गया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, गंगा नदी के किनारे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी 112 सेवा की शुरुआत कब की गई। तो यूपी 112 जो आपातकालीन सेवा है इसकी शुरुआत की गई थी 26 अक्टूबर 2019 को। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा।
26 अक्टूबर 2019 इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में या डायरेक्टली पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं। तो 26 अक्टूबर 2019 को जो है आपकी यूपी 112 सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जगह 2019। डायल 170 की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 18 नवंबर 2016 को इसकी स्वीकृति दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2016। लोगों को उनके गांव व घरों तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने डायल 170 नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट परियोजना के संचालन के लिए जो है स्वीकृति प्रदान की थी 2016 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा नंबर वुमेन हेल्प लाइन नंबर यानी कि वुमेन पावर लाइन नंबर आपको बताना है। तो वीमेन पावर लाइन इसमें से कौन सा नंबर है? तो यह नंबर है आपका 1090, यह महिला हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन से संबंधित है? तो 1098 जो नंबर है यह चाइल्ड हेल्प लाइन से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैकोरोनी जिसको हम ड्यूरम के नाम से भी जानते हैं, गेहूं से क्या बनाया जाता है? आपको बताना है इसका जवाब। तो मैकोरोनी जिसको हम टी ड्यूरम के नाम से भी जानते हैं, इससे आपका बनाया जाता है सूजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। असिंचित परिस्थितियां हैं, असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त गेहूं माना जाता है आपका मैकोरोनी, जिसको हम टी ड्यूरम के नाम से जानते हैं, और इससे जो है सूजी बनाई जाती है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। CAP यानी कि कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कैप यानी कि कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी का संबंध आपका यूरोपियन यूनियन से है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार की इस कृषि क्षेत्र में साझा नीति है जो आपकी यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, यानी कि यूरोपियन समुदाय से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपका जो 2015 का वर्ष था इसको घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का सेट नंबर जो 19 था ग्राम समाज एवं विकास का, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।